Okay, so we're done with the inputs, tools and techniques and the output of the cost estimation. Now we are going to discuss about the three main pillars in the cost estimation according to the book we are following. The first is cost estimation methods, then we have the learning curve, and then the third thing we are going to discuss about problems with cost estimation. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड से, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है इज़ अ बाल पार्क मेथड। बाल पार्क मेथड मैंने आपसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। एट दैट टाइम द वर्ड वाज नॉट एग्जिस्टिंग और मे बी यू डोंट नो अबाउट कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो है वो इट्स अ मेथड ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेशन, जहाँ पे हमारे पास कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए टाइम कम है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट आउट व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट कि मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है but I have less time. It may be 1 week, or maybe 5 days, it can be 10 days. So the time is limited. Why the time is limited? Because bidding हो रही है प्रोजेक्ट की, और क्लाइंट्स ने कहा है कि हमारा इस नेचर का प्रोजेक्ट है, सो आर यू रेडी टू परफॉर्म एट। सो उसके लिए हमें अब कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है और प्रपोजल सबमिट कराना है। दे आर ओनली 1 वीक एग्जिस्टिंग है। सो 1 वीक एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब हमने क्या करना है, बॉल पार्क एस्टिमेशन हमने क्या करनी है कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको किस नेचर की चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप फ़ौरन से कॉस्ट एस्टिमेट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इज़ द प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हम स्टार्ट में प्रोजेक्ट को एस्टिमेशन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। मैंने आपको क्या बताया था, +-50, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि बॉलपार्क एस्टिमेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 30 होती है, बट स्टिल वाई आई एम यूजिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब क्या है कि प्रपोजल सबमिट कराना है, आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट ना, आई कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट। जब मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरा प्रपोजल विन कर जाता है तो देन आई विल टेक द टाइम फ्रॉम देम एंड प्रिपेयर आर नेक्स्ट कॉस्ट एस्टिमेशन थिंग, ठीक है। सो अब क्या है, बॉल पार्क में हमारे पास क्या है कि हमने लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन हमें दे सकती है और विद इन दैट टाइम हम उसको यूटिलाइज करेंगे और बजट और कॉस्ट एस्टिमेट कर लेंगे। वाई इट्स नोन एज बॉल पार्क, जस्ट बिकॉज इसमें हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट करता है कि हमने लीस्ट टाइम में कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। तो जो जो चीज़ें हमें सरफेस पे मिलेंगी, वन थिंग इज द सरफेस थिंग एंड द अदर थिंग इज द डेप्थ। बाकी एस्टिमेट्स आप देख रहे हैं मेथड्स में 15%, 10% एंड देन 5%। बाकी में हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन करेंगे विच इज़ बेसिकली द डेप्थ थिंग। बॉलपार्क में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग द surface information which is going to be given by the clients। अब surface information मैंने ले ली, ठीक है। अब क्या था, प्रोजेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया, सो दैट इज +30, ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन इज कि मैंने सरफेस नॉलेज ले ली और जो प्रोजेक्ट था that is -30। So you can see this thing that surface knowledge से हम cost को estimate नहीं कर सकते। We need these things as well. These things are going to be discussed in your comparative, feasibility and definitive estimates. So in the ballpark estimates, we just get this initial information and estimate the cost, and the probability which is being linked up with your ballpark is +-30%। it can be +30 as well as the -30, ठीक है। अब कंपैरेटिव में क्या है आपके पास, कंपैरेटिव में व्हाट यू हैव टू डू इन दैट एस्टिमेट्स, यू आर गोइंग टू कंपेयर इट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा एनालॉगस में बताया था। एनालॉगस में हमने क्या कहा कि हमारे पास, हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देखा, सेम इज द केस पैरामीटर्स को देखा, ठीक है। सो कंपैरेटिव एस्टिमेट्स में हमारे पास यही दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अब जो चीज़ इसके साथ इन्वॉल्व है या जो इसको डिफाइन करी है, दैट इज +-15%। इट मीन्स इट्स मच बेटर देन द बॉल पार्क। क्यों बेटर है, क्योंकि अब हमें टाइम मिल गया है कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, ठीक है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है. वन इज कैन बी द पैरामेट्रिक एंड द अदर थिंग इज द एनालॉगस. नेक्स्ट थिंग इज द फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स. फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स जो है वो नॉर्मली आपका जो प्रोजेक्ट है जब उसके स्कोप डेवलपमेंट हो जाती है हम तब डिफाइन करते हैं. इज़ लाइक ये जो मैंने फनल यहाँ पे बनाई है, हम फिजिबिलिटी एनालिसिस एट दिस पॉइंट करते हैं व्हेन आई हैव द ऑल द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, माय स्कोप स्टेटमेंट, माय स्कोप बेसलाइन, एवरीथिंग इज इन माय हैंड एंड एट दैट पॉइंट आई हैव टू गो फॉर द फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स. ठीक है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखेगा, इन्फ्लेशन को भी देखेगा, करंट सिचुएशंस को भी देखेगा, और साथ ही साथ it is going to analyze that which is the best path we have to opt and that path is going to be decided by the scope. ठीक है, so ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक करेंगी. अब फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स में क्या है कि इसमें गलती के चांसेस और भी कम हो गए हैं. सो इट्स लाइक 30% चांसेस, 15% चांसेस एंड फिजिबिलिटी, बिकॉज कंपैरेटिव में आप इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐड नहीं कर रहे थे, आप जो है वो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऐड नहीं कर रहे थे. ठीक है, सो फिजिबिलिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप या स्कोप बेसलाइन वी कैन से, और द थर्ड थिंग वी हैव इज प्रोजेक्ट डिज़ाइन वर्क. सो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं. इट मीन्स मैंने स्टार्ट में नहीं बल्कि कुछ टाइम दिया है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया है, और उसके बाद मैंने फिजिबिलिटी एस्टिमेट फाइनलाइज किया है, जो कि जिसमें एरर के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 10% है. उसके बाद आता है हमारे पास डेफिनेटिव. अब डेफिनेटिव कौन सा वाला है, इस दिन इन दिस फनल, ओ आई क्लियर एवरीथिंग ना, सॉरी. So in that funnel thing, it's not working. Yeah, so that's the funnel thing. As I told you about, start में हमारे पास 30%, फिर 15, फिर 10, और definitive में the actual thing. और यहाँ पे आपके 5% चांसेस हैं कि वो ऊपर नीचे प्राइस हो सकती हैं. नॉर्मली ये आप कब करते हैं, जब आपका जो हमने डिज़ाइनर वर्क पहले डिफाइन किया था वो हमारे पास अब स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट आई केम अप विद इट, यार मटेरियल भी डिसाइड हो गया है, कौन कौन सा होना है, इक्विपमेंट्स भी डिसाइड हो गए, और हमने कौन सी यूज़ करनी है, ये वर्क परफॉर्म करना है, ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होगा, दिस लेबर इज गोइंग टू परफॉर्म. सो एवरीथिंग इज बिट क्लियर. वाई इट्स क्लियर, बिकॉज उस प्रोजेक्ट को के ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर चुके हैं. दैट्स वाई थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू अस. सो डेफिनेटिव एस्टिमेट में अगर हम बात करें कि हमें प्रपोजल जो है वो 2 months बैक मिला था, तो आफ्टर 2 months वी आर मोर क्लोजर टू द डेफिनेटिव एस्टिमेट्स वे द चांसेस ऑफ द एरर आर 5%. ठीक है, जहाँ पे हम जो डॉलर की प्राइसेस पुट ऑन कर रहे हैं वो इक्वलेंट ही हैं जो कि हमने प्रपोज की हैं. ठीक है, सो दिस इज योर कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड्स. अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या है कि हमने बात करनी है लेबर की. ठीक है, कि all my project is being dependent upon the personnel who are performing the activities. ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज लर्निंग का. व्हाट इज लर्निंग का? अब देखें, जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में टाइपिंग करते वक्त हम अल्फ़ाबेट्स ढूंढ रहे थे. अच्छा, ये ए यहाँ है, बी वहाँ है, सी यहाँ पे. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, टाइपिंग का इशू है, समझ नहीं आ रही चीज़ें वर्ड का. और जैसे जैसे हम सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में, एट्थ में आपको रिपोर्ट राइटिंग और एवरीथिंग इज इन योर टिप ना. सो आपको वो एक्टिविटीज़, मतलब जो भी आप टास्क परफॉर्म करें, आप में उसको आप उसको कमांड आ जाती है आपको. सो पहले इन फर्स्ट सेमेस्टर इफ़ यू आर राइटिंग अ पेज कंप्राइजेज ऑफ 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स अगर आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे लिखने हैं,
टाइप करने हैं तो आपको घंटा लग जाता था, ठीक है। बट अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी फिर खैर काफ़ी शार्प होते हैं, तो अब वो 500 वर्ड्स पर पेज वो सिर्फ 20 मिनट्स में कर लेते हैं, ठीक है। सो लर्निंग कर्व का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका टाइम मतलब वो कंप्लीट करने में आप कहते हैं 2 घंटे लगे हैं, और जब वो एक्टिविटी आप 5वीं दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं तो तब भी 2 घंटे लगेंगे। नो, it will take like 1 hour or maybe 1.5 hour, maybe definitely it's less than the first one. अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व। लेबर को नॉर्मली चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, उनको उस चीज़ की नो हाउ हो जाएगी, और जब वो फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे सो उनको उसके लिए कम टाइम लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लर्निंग कर्व। अब आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ में कि जब वो पहले एक्टिविटी परफॉर्म करे थे उसको 5,000 500,000 है, 5 वट एवर मिलियन है शायद, 5 मिलियन कॉस्ट आ रही थी। बट जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता जा रहा है इन द नाइन्थ एक्टिविटी उसको कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, जस्ट 2 मिलियन। यू कैन सी दिस थिंग, सो इट मीन्स वी आर सेविंग दैट थिंग अप। अब पॉइंट इज कि why there is a need for adding learning curve here, just because कि यहाँ पे ये कॉस्ट बचेगी और ये कॉस्ट मैं कहीं और यूटिलाइज करूँगा जिसकी यहाँ पे नीड है, बिकॉज दैट इज़ अ प्रैक्टिस विच इज़ गोइंग टू बी, मतलब हर जगह पे कॉमन है। आप एक एक्टिविटी फर्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे उसमें 8 आवर्स लगेंगे, बट वही एक्टिविटी अगर आप फिफ्थ टाइम परफॉर्म करेंगे तो उसको 6 आवर्स लगेंगे, और वही एक्टिविटी अगर आप 10 टाइम परफॉर्म करेंगे तो आपको 3 आवर्स लगेंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लर्निंग कर्व। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग इन कॉस्ट एस्टिमेशन, क्योंकि जब मैं लेबर को कह रही हूँ कि उसने 36 आवर्स पर वीक परफॉर्म करना है और 24 मंथ्स तक या 2 इयर्स तक, तो ज़रूरी नहीं है कि शुरू के वीक्स में जो वो टाइम ले वो 24th या जो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है उसमें भी वही उसी टाइम पे वो टास्क परफॉर्म करे, वो चीज़ों को लर्न करता जाएगा, ठीक है। सो द लर्निंग कर्व्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द टाइम सेविंग दैट इज एक्सपीरियंस व्हेन परफॉर्मिंग द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स। सो व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम टास्क, आप उस चीज़ को लर्न करेंगे, लर्न करने से क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। टाइम कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। And the second point is the greater the amount of labor involved in the task, the greater the saving experience with each iteration. So, what I talk about the iteration is like this is one, the second iteration is two, then we have the third iteration, then the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So, there is a least difference between these two iterations, but there is a huge difference between first iteration and the ninth iteration. Okay. So, manufacturing a ship or airline has a steeper learning curve. So, if you are developing a ship or an airline, that's a uh, project you have. So, इस केस में आपको learning curve easily appear होता नजर आएगा. So, why we are talking about the learning curve here, because it's for a greater savings, ठीक है. When there is savings, we are going to use those savings in some other activities, ठीक है. So we are going to use two predominant learning theories, curve theories. One is the unit theory and the other is the cumulative average theory. Okay, अच्छा, लेट मी सी द बुक। इसमें हमारे पास लर्निंग कॉस्ट एस्टिमेशन के जो उसने कैलकुलेशन की हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर अ न्यू शेयर. Okay, so this is the screen. Okay, escape and
So by the Nicholas, I guess we are working on, no, it's for Nicholas नहीं, हम जेफरी पिंटो की बुक पढ़ रहे थे. Okay, not for the scheduling. I'm discussing about 261 page. Okay, let me maximize it. Okay, problem with the cost estimation. Here we're going to discuss about the, okay, here we have is the learning curves. Okay. अच्छा जी, अब लर्निंग कर्व एस्टिमेशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें $8,000 हैं, और नंबर ऑफ times activity is repeated, that is going to be repeat 4 times, so total cost estimated क्या है आपके पास 32,000. ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन करेंगे कि हम इसमें एंडोड करेंगे अपने पास लर्निंग कर्व का, क्योंकि मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जब हम स्टार्ट में होगी वो $8,000 है, बट 4 टाइम वो $8,000 नहीं रहेगी, इट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट calculating the each actual coding sequence is likely to take approximately 40 hours of work. We can create the more formal डायरेक्ट कॉस्ट बजट लाइन फॉर दिस रिसोर्स. ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट. उसके साथ लिंकअप करने के लिए मुझे आपको डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर पे जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कोई भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक्टिविटीज 8 आवर्स में परफॉर्म करेंगे. देयर मे बी यू आर गोइंग फॉर लंच, यू आर गोइंग फॉर रिफ्रेशमेंट, या यू आर गोइंग फॉर, मतलब इस तरह की आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे. सो ज़रूरी नहीं है कि आप 40 आवर्स काम ही करें. सो उसमें हमारे पास जो है वो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेंडिचर आ जाता है. ठीक है, कि 8 आवर्स के लिए हमें उसे पे तो किया है, बट इन एक्चुअली जो लेबर परफॉर्म करती है वो कितने आवर्स के लिए करती है, यू कैन से अबाउट 6.5 आवर्स, क्योंकि उसके पर्सनल टाइम को हमने उसमें से माइनस कर दिया. इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको एडवांटेजेस देते हैं, जैसे पेंशन है, जैसे इंश्योरेंस है. इन सब चीज़ों को हम इंक्लाइन करके ओवरहेड कॉस्ट कर देते हैं. ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का कुछ प्रोपोर्शन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड रेट. अब ये चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो समझ आएगी. आई जस्ट गिव यू द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक वे वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉस्ट. ठीक है, सो यू कैन सी अबाउट आवर्स रेट, 1 घंटे का कितना उनको पे करना है, उन्होंने कितने घंटे काम करना है, एंड देन इज द ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस मैंने क्या बताया, एक तो पर्सनल टाइम, और सेकेंडली जो भी हम उनको एडिशनल बेनिफिट्स देख रहे हैं. ठीक है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और यू कैन से अबाउट द रेट. तो इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आएगी फॉर दी. ठीक है, दैट्स ओनली लिंक अप विद द ह्यूमन रिसोर्स. अब मशीनरी को पर्सनल टाइम नहीं चाहिए,
इक्विपमेंट्स को पर्सनल टाइम नहीं चाहिए, उसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन द लेबर स्पेसिफिकली, ठीक है. And in the labor thing we are just discussing another concept which is known as the learning curves, ठीक है. So लर्निंग कर्व्स में मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट टाइम में एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसकी कॉस्ट जब वो 4 टाइम पे परफॉर्म करेगा सेम होगी, ठीक है. एक्चुअली जो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 32,000, जो कि कैलकुलेशन के बाद हमारे पास इज लाइक यू कैन सी अबाउट इस क्वेश्चन में वेज रेट इज दिस वन, दैट इज 9834, ठीक है. सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज 32,000 एंड बट लर्निंग कर्व्स की एस्टिमेशन के बाद हमें क्या बताया कि इट्स लाइक जस्ट 9834,000. सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द 32,000 एंड द 9,000? सो द डिफरेंस इज द लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है? द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म एट फर्स्ट टाइम इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन इट्स गोइंग टू बी परफॉर्म फॉर द फोर्थ टाइम सेम टाइम एंड effort is going to be incurred on it, ठीक है. so this is the concept. अभी तक यहीं तक रखें, उसके बाद फिर हम फर्दर इसको लेके चलेंगे, ठीक है.